हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने वापस आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। इस सीरीज के अंदर हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसको फिनिश करेंगे। तो बच्चों, इस सीरीज के अंदर मैं जो चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ वो है कैलकुलस, विच कैन बी टर्म्ड एज बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स हम कवर करेंगे। बेसिक मैथ्स के बाद हम मोशन कवर करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी बैलेंस एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में हम चैप्टर को करने वाले हैं। तो अगर आप एनएससीजीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। ठीक है, एंड यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। ठीक है, अभी बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिटर्मिनेंट्स, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, ये सारे जो चीजें हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। और आज हम इंटीग्रेशन को कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक का जो मैंने सेशंस लिए हैं उनके अंदर ये है। ये सारे के सारे सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप इनको देख सकते हैं अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो। आज हम इंटीग्रेशन कवर करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन में आज हम क्या कवर करेंगे, हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले मेरे सेशन देख रखे हैं दे वुड अंडरस्टैंड कि हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे जैसे कि हमने पहले डिफरेंशिएट करना सीखा था। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग सीखेंगे जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन का मीनिंग सीखा था। ठीक है, तो ये दो चीजें हम आज करने वाले हैं। और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा एनएससीजीएस रैंकर्स बैच के बारे में। तो ये जो बैच है ये 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। और इस बैच के अंदर हम आपको एनएससीजीएस 2024 की तैयारी करा रहे हैं। इसके अंदर यू विल गेट 150 प्लस लाइव सेशंस। You will get 2 sessions per week in each subject, physics, chemistry and biology. रेगुलर टेस्ट होंगे एनएसजीएस पैटर्न के ऊपर। टेस्ट का डिस्कशन होगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क का डिस्कशन होगा। जो वेदांतु का जो कंटेंट है जिसको कि हम तत्व कहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाएंगी। इसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसका भी डिस्कशन होगा। ठीक है, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाएगा जिसपे कि आपकी जैसे बाकी एस्पिरेंट्स भी होंगे जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया है। आप उनके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। और वहां पे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि कोई बच्चा एड्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो टीचर्स उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सैम सपोर्ट क्या होता है? सो सैम रिफर्स टू स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो देयर वुड बी अ पर्सन जो कि आपके लिए वेदांतु के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे। लाइक यू हैव एनी कंसर्न, यू हैव एनी रिक्वायरमेंट्स, यू कैन लेट योर सैम नो अबाउट इट। और जो सैम होंगे वो वेदांतु में राइट अथॉरिटी तक आपका मैसेज पहुंचा देंगे। सो दे विल बी लाइक योर वन पॉइंट कॉन्टैक्ट इन वेदांतु। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। इस बैच की जो प्राइस है ये है 4444 रुपीज। ठीक है, बट यू कैन गेट इट एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अबाउट 4000 बाय यूजिंग दिस कोड VOS Pro। इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट लगा सकते हैं। आप ये बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में इस बैच का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, विद दैट आई विल बिगिन टुडे सेशन। तो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेट करना। ठीक है बच्चों, तो जब हमने डिफरेंशिएशन की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन इज अ न्यू ऑपरेशन दैट वी हैव टू लर्न, और हमने उसको लर्न भी किया था। और हमने ऑपरेटर सिंबल भी लर्न किया था। ठीक है, तो जैसे अगर मैं डिफरेंशिएशन से कंपेयर करके स्टार्ट करूं तो डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं D/D। ठीक है, तो ये जो D होते हैं ये सिंबल का पार्ट होते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं Y और यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं X। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लिखते हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वाली चीजें कर रखी है तो यू विल रिकॉग्नाइज कि इस सिंबल को हम dy/dx पढ़ते हैं। और वी से इट एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ी देर में इलेबोरेट करूंगा। बट इंटीग्रेशन के बारे में हम कुछ भी बात करना चालू करें उससे पहले हमें इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटर सिंबल है उस पर फोकस करना चाहिए। तो जैसे डिफरेंशिएशन के सिंबल में ये दो डी परमानेंट होते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन के सिंबल में एक इलोंगेटेड एफ साइन, ठीक है, एक इलोंगेटेड एफ साइन जो है ये आपको एक परमानेंट फीचर दिखाई देगा, और एक डी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंटीग्रेशन साइन के एकदम परमानेंट फीचर्स है। ठीक है, एक इलोंगेटेड एफ साइन और एक डी। ठीक है, और जैसे हम डिफरेंशिएशन किसी एक चीज का करते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, रादर मुझे इस तरह से बोलना चाहिए कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं वो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे y अगर x का फंक्शन है तो हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी एक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे हम अगर इंटीग्रेशन y का कर रहे हैं तो ये y x का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हम वो क्वांटिटी लिख रहे हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम वो लिखेंगे जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे वो लिखा जाता है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है, मतलब जिस क्वांटिटी को हमें डिफरेंशिएट करना होता है वो न्यूमरेटर में आती है। ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है वो यहाँ आता है। उसी तरीके से यहाँ पे वो आएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे वो आएगा जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि
ये जो सिंबल है, मैं सिंबल यहाँ पे दोबारा बनाता हूं, तो ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। हाउ डू वी रीड दिस सिंबल? वी रीड दिस सिंबल एज, जैसा मैंने बोला अभी, इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ वाई, ठीक है, इसको इस तरीके से रीड करते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया, सिंबल को रीड करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब जैसा डिफरेंशिएशन में होता है कि अगर y x का फंक्शन है तो ही आप y को डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी अगर y x का फंक्शन है तो ही आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमने अभी ऑपरेटर सिंबल के बारे में सीख लिया है, ठीक है। अब हम जो एक स्टेटमेंट मैंने दी थी, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस पर मैं एलाबोरेट करता हूं थोड़ा। मैंने कहा था इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस बात का क्या मतलब हुआ, ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ, तो इस बात का मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के लिए मैं इंग्लिश में लिखता हूं, मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, ठीक है। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिव्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स, ठीक है, इट गिव्स अस 2x, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2x शुड गिव, ठीक है, शुड गिव एक्स स्क्वायर। तो देखो समझ में आ रहा है क्या, ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं किसी एक चीज को डिफरेंशिएट करके कुछ आंसर निकाल रहा हूं, तो अगर मैं आंसर को इंटीग्रेट कर दूं तो जिस चीज को मैंने डिफरेंशिएट किया था मुझे वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो इंटीग्रेशन जो है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग अब क्लियर हो रहा है, या एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ फील ऑफ व्हाट इंटीग्रेशन इज। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। सपोज हमने कहा कि y जो है, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, और फिर हमने कहा कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x, ठीक है, सबको पता है ये बात, ठीक है। अच्छा, अब एक सेपरेट केस में सपोज मैंने कहा होता कि y जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस या -5, चलो, ठीक है। अब अगर मैं कहता कि डिफरेंशिएट करो तो क्या ये डेरिवेटिव भी 2x हो जाता? देख लो, हमें डिफरेंशिएट करना आता है। यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है, जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, यहां पे भी आंसर 2x है, यहां पे भी आंसर 2x है, तो जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मुझे एक्स स्क्वायर -5 को आंसर देना है, या एक्स स्क्वायर प्लस 10 को आंसर देना है, या एक्स स्क्वायर प्लस कुछ और भी हो सकता है? समझ में आ रही है बात? मतलब कि हमने यहाँ पे ये कह तो दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल गिव 2x और इंटीग्रेशन ऑफ 2x शुड गिव एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ना हम एक बात रियलाइज करने की जरूरत है कि जब हमको ये चीज हमसे हिडन होगी, लाइक ये इन्फॉर्मेशन हमको दी ही नहीं गई, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी ही नहीं गई, हमको सीधा बोला गया कि 2x को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो अगर हमसे कहा गया कि 2x को इंटीग्रेट करो, तो हम ये बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है विच इज एक्चुअली नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, विच इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके अगर हम कुछ आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर आंसर वी आर राइटिंग, उसके साथ में हम एक सी लिख दे, ठीक है। तो ये सी क्या होता है? ये सी इंडिकेट करता है कि साथ में एक कांस्टेंट हो सकता है, एंड वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू बी अवेयर ऑफ दिस। हमें पता है कि साथ में कांस्टेंट हो सकता है जो कि डेरिवेटिव में जीरो हो जाता है, लाइक अगर मैं इस साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं, तो वो जो सी है उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, इट विल टर्न इनटू अ जीरो, ठीक है। सो लर्न दिस, ठीक है, लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सी। ओके, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इट इज इट इज टू नोट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी, लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएक्स, जो भी आंसर आना है उसके साथ सी को लगा देना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हुए थे वैसे ही हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख सकते हैं, एंड मोर इंटरेस्टिंगली ये जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं ये लिखे कैसे जाते हैं? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे जाते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को रिवर्स करके, ठीक है, रिवर्स करके लिखे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन, या चलो इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन, डू यू नो दिस आंसर? ठीक है, हमें पता है कि ये एन टाइप्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन का, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे एक्स रेस्ट पावर एन मिलना चाहिए, और एक कांस्टेंट साथ में आ जाएगा। 11 के समझ में? तो बस हम इसी तरीके से सारे फॉर्मूलों को रिवर्स कर देंगे,
और इसी फॉर्मूले को रिवर्स करके मैं एक दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। इस फॉर्मूले का जो जो रिवर्स वर्जन है, एक्चुअली बुक्स में आपको वही देखने को मिलेगा, तो मैं रिवर्स वर्जन आपके सामने लिखता हूँ। लेकिन मैं लिखूंगा आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करवा के। जैसे सपोज करो, अगर हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सपोज। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया है, इसको मिटा देते हैं। तो सपोज मैं कहता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको आप 2x लिख देते। सपोज मैं कहता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो इसको हम 3x स्क्वायर लिख देते। सपोज मैं कहता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, तो इसको हम 4x क्यूब लिख देते। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं रिवर्स करूं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जैसे इस 2 को इधर ले आते हैं, इसको मैं यहाँ पे 2 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ मैं इस 2 को यहाँ से हटा के, कॉन्स्टेंट्स को आप किधर भी ले जा सकते हो, और इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर भी ले जा सकते हैं। लाइक इसको यहाँ लिखने की जगह मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं तुमसे कहता कि एक्स स्क्वायर बाय 2 को डिफरेंशिएट करो, तो तुम हाफ को बाहर ले जाते, फिर तुम 2x को डिफरेंशिएट करते और x आंसर आ जाता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नोटिस करो कि मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर m, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एक्स रेज टू पावर m+1 अपॉन m+1। ये नोटिस करो। ठीक है, ये नोटिस करो, जैसे यहाँ पे इस 3 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, इस 4 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। तो नोटिस करो कि जब तुम x रेज टू पावर 3 को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो x रेज टू पावर 4/4 आ रहा है। तो सिमिलरली x रेज टू पावर m को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर m+1 आ जाएगी और डिनोमिनेटर में m+1 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई एम राइटिंग ऑल सच फॉर्मूलाज हियर। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ये जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले को रिवर्स करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर m इंटू डी एक्स, दैट विल बिकम एक्स रेज टू पावर m+1 डिवाइडेड बाय m+1 इंटू सी। ठीक है, अब ये तुम बताना, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। सपोज मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, कैन यू थिंक अबाउट दिस? किसको डिफरेंशिएट करने से साइन एक्स आएगा, बताओ जरा। क्या माइनस कॉस एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सोच के देखो। ठीक है, माइनस कॉस एक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा? ठीक है, तो नोटिस करके देखो कि अगर तुम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल गिव यू कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, ओके, दैट विल गिव यू tan x प्लस सी। ये आ रहेगा समझ में? ठीक है, तो हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख दिया, cos x का लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स का लिख दिया। ठीक है, इसका हमने लिख दिया। तो हम ये जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं, ये हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को रिवर्स करके ही लिख रहे हैं। जैसे अगर तुम्हें याद हो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये किसका आता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, क्या ये sec x का डेरिवेटिव होता है? क्या ये sec x का डेरिवेटिव होता है? ठीक है, इसी तरीके से एक रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये देखो माइनस कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा क्या? और इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ये देखो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिख लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन में तुम्हें जो और फॉर्मूला लिखा था मैं उसका भी लिखता हूँ। हमने लिखा था कि ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है। इसका मतलब ई रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, ठीक है, ये एल एन एक्स प्लस सी हो जाएगा। रिमेंबर एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और भी फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी आपको इन्हीं फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा देर आर सम रूल्स। ठीक है, देर आर सम रूल्स, इस तरह के रूल्स हमने डिफरेंशिएशन में भी लिखे थे, तो मैं रूल्स बता देता हूं। तो पहला रूल है दैट इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इनटू y, ठीक है, दिस विल बी k टाइम्स द इंटीग्रेशन ऑफ y। क्या मतलब है इसका? जैसे मैं एग्जांपल देके क्लैरिफाई करता हूं इसको। ठीक है, तो एग्जांपल है, सपोज हमसे कहा गया इंटीग्रेशन करो 5 साइन एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो हम 5 को बाहर ले आएंगे और अब जो बचा हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है,
क्या वो माइनस कॉसेक, सॉरी कॉसेक नहीं होता, कॉस होता है। ठीक है, तो क्या वो माइनस कॉस एक्स होता है क्या, प्लस सी। तो जो आंसर होगा वो -5 cos x प्लस सी आ जाएगा। समझ में आई ये? मतलब कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आप उसको बाहर ले जा सकते हो। ठीक है, और फिर जो बच गया उसको इंटीग्रेट कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर। सो दैट इज वन थिंग। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ y1 प्लस माइनस y2, ठीक है, इंटू डी एक्स विल बी सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 dx। क्या मतलब है इस बात का? अगेन सेम चीज हमने डिफरेंशिएशन में भी देखी थी, तो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस रूल का मतलब है कि अगर सपोज हमको इंटीग्रेट करना है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, हमसे कहा गया कि भाई इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम साइन एक्स को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फिर इनका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमें कह रही है कि ऐड करने के बाद इंटीग्रेट करो। हम इंटीग्रेट करने के बाद ऐड कर सकते हैं, इट विल गिव अस द राइट आंसर। सो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो ये सेकंड रूल हो गया, और ये प्लस के लिए भी वैलिड है, ये माइनस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ। सपोज हमसे कहा जाता है कि इंटीग्रेट करो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ई रेस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स का। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ये होता है tan एक्स, और ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही होता, तो आंसर ये हो जाता। ठीक है, नोटिस करो कि जब हम इंटीग्रेशन की प्रोसेस को अंजाम दे देते हैं, यानी कि हम जब इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन वाला जो सिंबल है वो डिसअपियर हो जाता है। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, सो सो दीज आर, एंड अगेन जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, हमने जो रूल्स लिखे हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मैं मान लो ऐसा रूल लिखने जाऊं, मतलब कि एक कॉशन का स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, अगर हमसे कहा गया कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करो, तो ऐसा मत कर देना कि y1 को इंटीग्रेट कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको y2 के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट करो x इंटू साइन एक्स डी एक्स को, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो वी शुड नॉट डू दिस कि x का इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको साइन एक्स के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल नॉट गिव यू द राइट आंसर। ठीक है, सो मतलब कि अगर मैं इसको लिखूं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सो दैट वुड बी अ रॉन्ग आंसर। देखो आपको ये बातें सारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या लिखा, हमने ये रूल्स लिखे हैं कुछ, ठीक है, और ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले और ये सारे रूल आपको याद करने हैं। ऑलराइट, अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज हमसे कहा गया इंटीग्रेट करो 5x क्यूब प्लस 7 sec x tan x को। ठीक है, इस पूरे को इंटीग्रेट करने से हमको कहा गया। ठीक है, तो देखो इसका आउटकम क्या होगा। ये होगा 5x रेस टू पावर 4 बाय 4 प्लस 7 sec x प्लस सी। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, देखो आ रहा है क्या समझ में? तो ये इस इंटीग्रेशन का आउटपुट होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो अब इसकी ऑब्वियसली इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो असाइनमेंट है वो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। आप उसको डाउनलोड करिए और आप उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, इससे आपको इंटीग्रेट करने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब इतना सीखने के बाद अब मैं आगे की बात बताता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन देने के बाद, ठीक है, कुछ एडिशनल चीजें भी करनी होंगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो सीखा है ना, ये इसको इनडेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या एडिशनल चीज नजर आएगी, जैसे अब अगर सपोज मैं कह रहा हूँ एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करो सपोज, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। फॉर सपोज सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 लिख दिया है सपोज। ठीक है, 1, और एक नंबर आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होगा, सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मतलब एफ एफ सिंबल के नीचे एक नंबर होगा, एफ सिंबल के ऊपर एक नंबर होगा, मतलब कि सिंबल में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, उसको कहते हैं लोअर लिमिट। और यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको कहते हैं अपर लिमिट। उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। तो ये तो कहने का तरीका हो गया कि लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है उसमें 1 इज द लोअर लिमिट एंड 2 इज द अपर लिमिट। अब करना क्या है इस लिमिट का?
तो इस लिमिट का रोल तब तक नहीं आता जब तक कि आप इंटीग्रेशन की प्रोसेस को फिनिश ना कर दे। तो मान लेते हैं हमने इंटीग्रेशन की प्रोसेस को फिनिश करा, तो ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक्स टू पावर 4/4। तो फिनिश करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब सी लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल में सी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 1 को नीचे लिखते हैं, 2, ये लिखने का तरीका है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप पहले वॉट एवर यू हैव गॉट एज द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रल, उसमें एक्स की जगह पे 2 लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 raised to power 4/4। ठीक है, तो ये आ गया। और उसके बाद आप एक्स की जगह पे 1 लिख दो, यानी कि लोअर लिमिट को डाल दो, और जो आउटकम आएगा उसका डिफरेंस ले लो। जैसे एक्स की जगह 1 लिखेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट को डालने से वॉट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग माइनस लोअर लिमिट को डालने से वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 raised to power 4 is 16, 16/4 is 4, 4 - 1/4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कितना? ये हो गया 16 - 1, तो ये हो गया 15/4। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? यू गेट अ वैल्यू। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में यू गेट अ फंक्शन। डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इनडेफिनेट इंटीग्रल करने से यू एंड अप विद अ फंक्शन। उसी फंक्शन में फिर हम दो वैल्यूज डालते हैं, एक अपर लिमिट डालते हैं उससे एक वैल्यू मिलती है, फिर एक लोअर लिमिट डालते हैं उससे एक वैल्यू मिलती है, और दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। इससे जो आंसर आता है वो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक आध एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी डू वन मोर एग्जांपल। सपोज हमको लिखा हुआ था इंटीग्रेट करो, हमको कहा गया कि इंटीग्रेट करो साइन एक्स डीएक्स को 0 से लेके पाई तक। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, साइन एक्स डीएक्स को मतलब साइन एक्स को इंटीग्रेट करो। तो देखो इसका आउटकम क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस। इसको हमें 0 से लेके पाई तक करना है। यानी कि मैं एक बार तो एक्स की जगह पाई डालूंगा, तो माइनस कॉस पाई, और फिर माइनस कॉस 0। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, एक बार पाई एक्स की जगह पाई डाल दिया, एक बार 0 डाल दिया, दोनों का डिफरेंस लेके। तो माइनस ऑफ कॉस पाई इज इटसेल्फ -1, एक और माइनस है, तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, और कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली बन गया 1 + 1 यानी कि 2। सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो समझ में आ रहा है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट। अच्छा, अब अगर मैं इस बात को आंसर करने की कोशिश करूं कि सर डेफिनेट इंटीग्रल करते समय प्लस सी क्यों नहीं लिखते, तो उसका आंसर तो मैं यहीं से दिख जाएगा, इस एग्जांपल में दिख जाएगा। सपोज मैं प्लस सी कर भी रहा होता तो मैं यहाँ पे भी प्लस सी लिखता, मैं यहाँ पे भी प्लस सी लिखता, और जब हम डिफरेंस लेते तो नोटिस करो कि वो सी कैंसिल हो जाता। क्या? जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो सी कैंसिल हो जाता है, इसलिए सी लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेट इंटीग्रल की बात। यहाँ तक क्लियर है? अब आती है बात कि इंटीग्रेशन आखिर रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें, क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें। ठीक है, तो देखो इसके लिए सपोज y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, और इसका ये मतलब हुआ कि हम y और x के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब अगर ऐसा करने के बाद सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2। देखो, तो x1 यहाँ पे लोअर लिमिट हो गई, x2 यहाँ पे अपर लिमिट हो गई। तो x इक्वल्स टू x1 पर तुम एक डॉटेड लाइन खींच दो, मतलब एक वर्टिकल लाइन खींच दो। x इक्वल्स टू x2 पर एक डॉटेड लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया की वैल्यू अगर मान लो a1 है, तो इस इंटीग्रल का आंसर a1 आएगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तुम जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उस कर्व, उस कर्व, ठीक है, और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, एक लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। समझ में आ रहा है? देखो चार बाउंड्रीज दिखाई दे रही है तुम्हें। ठीक है, ये चार बाउंड्रीज, एक एक बाउंड्री तो कर्व से बन रही है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस से बन रही है, और रिमेनिंग दो बाउंड्री दोनों लिमिट से डिफाइन हो रही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि दिस इज व्हाट इट इज लाइक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल करते हैं, मतलब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, और या रादर समझने से पहले मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ जो आपको याद रखनी है, मतलब कि ये दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इंटीग्रेशन गिव्स अस द एरिया। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और याद रखो। ठीक है, लाइक पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये चीज भी नोट करो, दैट लोअर लिमिट इफ लोअर लिमिट इज स्मॉलर देन अपर लिमिट। ठीक है, इफ लोअर लिमिट मतलब हम लोअर लिमिट में जो नंबर लिखा है, अगर वो अपर लिमिट में लिखे हुए नंबर से स्मॉलर है अगर, ठीक है, इज स्मॉलर देन अपर लिमिट, ओके, देन एरिया above x axis are positive,
एंड एरिया बिलो एक्स एक्सिस मतलब ये मैं इसको लिख लो, मैं एलैबोरेट करूंगा, मैं इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, इफ लोअर लिमिट इज स्मॉलर देन अपर लिमिट देन वॉट एवर एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, एंड वॉट एवर एरिया इज अबव द एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को और ओवरऑल पूरा इंटीग्रेशन क्या है उसको समझने के लिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं। तो हम y इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं, सपोज हम y इक्वल टू साइन एक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, देखो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनता है, जिसको कि हम साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। ये वाली वैल्यू पाई होती है, ये वाली वैल्यू 2 पाई होती है, ये वाली वैल्यू 3 पाई होती है। ठीक है, और ये जो हाइट है ये सब जगह कॉमन होती है, और ये हाइट +1 होती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये -1 होती है। यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब मेरी बात को ध्यान से देखना। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इवेल्युएट किया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू पाई, ये थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly क्या किया हमने, देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर पाई तक ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो ये जो एरिया था हमने ये कैलकुलेट किया था, नोटिस करो कि वैल्यू कितनी आई थी। ठीक है, नोटिस करो वैल्यू अपने आप +2 आई थी, +2। ठीक है, अपने आप +2 आई थी, मतलब कि ये जो आंसर आया था ये +2 आया था, इंडिकेटिंग कि ये जो एरिया है दिस इज +2 यूनिट्स। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो अगर मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया पाई से लेकर 2 पाई तक, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x, और फिर -cos x में हम पाई से लेकर 2 पाई तक डालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -cos 2 पाई, cos 2 पाई इज cos 0, तो ये हो जाएगा 1, तो माइनस साइन इंटू 1, माइनस ऑफ -cos पाई। ठीक है, तो ये -1 हो गया, नोटिस करो। ठीक है, तो ये हो गया -1 यानी कि -2, नोटिस करो। ठीक है, तो ये -2 आ गया। क्यों आ गया -2? क्योंकि नोटिस करो कि पाई से लेके 2 पाई तक के बीच का जो एरिया है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से नीचे है, और हमने लोअर लिमिट को छोटा रखा हुआ था। नोटिस करो, लोअर लिमिट वॉज पाई, अपर लिमिट वॉज 2 पाई। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है मेरी कि अ, अगर हमने कोई फंक्शन लिखा है और हम लोअर लिमिट को छोटा रख के अपर लिमिट को बड़ा रख के इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये फंक्शन प्लॉट करते समय अगर एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है, तो जो एरिया आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो इस बात का देखो, क्या तुम मुझे इवेल्युएट करे बिना आंसर दे सकते हो कि अगर मैं साइन एक्स डीएक्स को पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 तक इंटीग्रेट करूं, एक तरीका तो है कि तुम सॉल्व करके आंसर निकाल लो, लेकिन सपोज अगर मैं सॉल्व करे बिना सोचूं कि पाई/2 तो यहाँ पर है, ठीक है, और 3 पाई/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो पाई/2 से लेके 3 पाई/2 के बीच में अगर एरिया बात की बात हो रही है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया की बात हो रही है। तो नोटिस करो कि ये इक्वल एरिया है क्या, और इनमें से आधा एक्स एक्सिस के ऊपर और आधा एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, एंड देयरफॉर यू विल गेट अ 0। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आंसर आएगा इस एरिया की वजह से, जो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, उतना ही नेगेटिव आंसर भी आ जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। देखो आ रही है की बात समझ में? और समझाता हूँ, सपोज हमने 0 से लेके 2 पाई तक ही इंटीग्रेट कर दिया होता अगर, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई का मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ सीधा, तो भी नोटिस कर लो। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया पॉजिटिव आता, ये एरिया नेगेटिव आता, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए आंसर अभी भी 0 ही आ जाता। तो देखो समझ में आ रहा है कि इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी, that area, if lower limit is smaller than upper limit then area above the x-axis are positive and area below the x-axis are negative। ठीक है, तो इसको याद रखो। तो अब ये जो चीजें हैं ये हमारे काम में आएंगी जब हम काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम मोशन को पढ़ेंगे तब ये हमारे काम में आएंगी। और बच्चों, अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन की और क्या एप्लीकेशन हो सकती है, तो उसको समझने के लिए,
उसको समझने के लिए देखो, हम लोगों ने पहले ये चीज करी थी कि dx बाय dt जो होता है, यानी कि x का जो, यानी कि पोजीशन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव। ये दिखा था अपन ने। ठीक है, तो अब इस बात को समझते हैं। देखो, अम, अगर मैं एक्सेलरेशन को dt के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर दूं, मतलब इस dt को इधर ले आओ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a dt इज इक्वल्स टू dv। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी अगर हम करेंगे तो इससे हमको इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, मतलब कि ए डी टी सेम एज डीवी। ठीक है, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वी फाइनल, मतलब कि हमको अगर मैं इसको इनिशियल इंस्टेंट से लेकर फाइनल इंस्टेंट तक कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक बात है। ये चीज हम वापस रिपीट करेंगे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वेलोसिटी को अगर हम एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। इस तरीके से अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम अ गिवन टाइम टू अनदर टाइम, दिस गिव्स अस द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को डेल्टा लिखते हैं, तो दिस गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। और इसी तरीके से वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता देता है। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन में इतना ही है बच्चों। ये सारी चीजें जो मैंने आज बताई हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसको अगर आप याद रखते हैं तो हमको इंटीग्रेशन की जितनी भी जरूरत पड़ेगी पूरी की पूरी फिजिक्स में हमारा काम चल जाएगा। ऑफ कोर्स डिटेल में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर इन योर सीनियर ग्रेड्स। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन and I hope you are learning from it. There are two assignments which are attached to the description of in the description of this session. Please attempt them both. ठीक है, दोनों को attempt करिए and try to find the answers to all the questions present in both the assignments. Bye बच्चों, take care. I'll see you in the next session now.